हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे हर्शफंक डिजीज़ की, ठीक है ना। तो हर्शफंक डिजीज़ जो है आपकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। तो ये कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो समझने की इसकी कोशिश करेंगे कि इसका प्रिवलेंस क्या है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस वगैरह सब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्शफंक डिजीज़ की। तो क्या है ये, ठीक है ना। तो हर्शफंक नाम से ही हमने समझ में आ रहा है कि बहुत कठिन सा नाम है, ठीक है ना। मेडिकल टर्म के हिसाब से हर्शफंक कुछ पता नहीं क्या होगा, इतना गंदा सा नाम है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है इस चीज़ से, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको और क्या कहते हैं, कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन। अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दूं, इतने कठिन कठिन नाम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो समझने की कोशिश करते हैं, इसको तोड़ तोड़ के याद करेंगे, याद हो जाएगा फर्स्ट क्लास एकदम, ठीक है ना। तो कंजेनाइटल मतलब समझते हैं कि अपन ये मदर से ही ट्रांसमिट होगा, कंजेनाइटल डिजीज़ है। कोई भी कंजेनाइटल डिजीज़ होगी तो कंजेनाइटल ही उसको लिखेंगे, सही बात है। ए गैंग्लियोनिक, अब गैंग्लियन का जहाँ प्रेजेंस ना हो, गैंग्लियन आपने अगर फर्स्ट ईयर एनाटॉमी पढ़ा होगा कि ये सारा न्यूरल जो है न्यूरल मैकेनिज्म्स देखते हैं, गैंग्लियंस वगैरह न्यूरल मैकेनिज्म्स देखती हैं, तो वहाँ पे गैंग्लियन की एब्सेंस हो जाए, ए गैंग्लियोनिक हो गया। और मेगाकोलॉन, ठीक, मेगाकोलॉन मैं आगे समझाऊंगा। प्रेवलेंस इसका क्या है, 1:5000 लाइव बर्ड्स पे होता है, ठीक है ना। 5000 लाइव बर्ड्स में किसी एक बच्चे को हो सकता है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट फॉर दैट चाइल्ड, ठीक। तो ड्यू टू फेलियर ऑफ माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल इनटू बावल, ये कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल का माइग्रेशन बावल में उसका फेलियर हो जाता है, उसका माइग्रेशन नहीं हो पाता। अब इस सबसे पहले तो ये हमें जानना चाहिए कि न्यूरल क्रेस्ट सेल कौन सी जर्म लेयर का डेरिवेटिव है। अगर आपने अपनी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी से थोड़ा सा रिलेट किया होगा तो आपको समझ में आएगा वो एक्टोडर्म का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है ना, जहाँ पे ये सब बनते हैं, ठीक है ना। न्यूरल ट्यूब में एक्टोडर्म भी आता है, मेसोडर्म आता है, एंडोडर्म आता है, तो ये एक्टोडर्म से राइज होता है न्यूरल क्रेस्ट सेल। और न्यूरल क्रेस्ट सेल के भी कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उसका डेरिवेटिव्स पे भी एक शॉर्ट नोट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में, ठीक। तो क्या होता है, तो न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव तो मैं कभी और बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन अभी तो इसके ऊपर मैं बात करूं कि एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल हो गएगी। तो अगर गैंग्लियोनिक सेल्स की एब्सेंस हो गई, कौन सी गैंग्लियोनिक सेल, पर्टिकुलरली कौन सी गैंग्लियोनिक सेल यहाँ पे एब्सेंस होगी, तो यहाँ पे याद रखना कि पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग सेल इन बावल। अब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग सेल क्या करती थी, अगर मैं नॉर्मल एक चीज़ बताऊं कि नाइट्रिक ऑक्साइड सेल क्या करती थी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड सेल अगर अपनी फार्मा की थोड़ी सी फार्मा से रिलेट किया होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ पोटेंट वैजोडायलेटर, ठीक है ना। अपनी इन्फ्लेमेशन में भी पढ़ा होगा, पैथोलॉजी के फार्मा में भी पढ़ा ही होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इट्स अ काइंड ऑफ पोटेंट वैजोडायलेटर, ठीक, इट्स अ काइंड ऑफ पोटेंट वैजोडायलेटर। तो वैजोडायलेट मतलब डायलेट कर देगा वेसल्स को, यहाँ पे एब्सेंस हो जाएगी उसी सेल्स की, मतलब जो गैंग्लियोनिक सेल जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती थी, ठीक ना, उसकी एब्सेंस हो गई। अब क्या हो गया, अब इसकी अगर एब्सेंस हो गई, जो वैजोडायलेटर की एब्सेंस हो गई, तो अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉवल इज नॉट एबल टू रिलैक्स। अब जो अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पे तुम्हारी गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंस है, जहाँ पे तुम्हारी गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है, वहाँ का बॉवल पार्ट तो जो है इफेक्ट हो गया, तो वहाँ पे जो है रिलैक्स वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट, मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग सेल्स है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहा तो इसके आगे क्या हम देखने की कोशिश करेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अफेक्टेड बाउल विल बी डायलेटेड। अब देखो क्या होता है कि अगर ये जो है ये सेगमेंट पे अपना जो है हमारा न्यूरल क्रेस्ट सेल के एब्सेंस है, ठीक, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी, लेकिन अगर खाना हम लोग खाते हैं तो खाना जो है यहाँ पे जाके अटक जाएगा, क्योंकि ये भैया डायलेट ही नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे वाला सेगमेंट जो है, इसके पीछे वाला, वहाँ पे खाना जमा होता जाएगा तो वो डायलेट कर जाएगा। तो यही ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अफेक्टेड बॉल, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये अफेक्टेड बॉल है, ये कॉन्ट्रैक्ट, अरे डायलेट नहीं कर पाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, तो अफेक्टेड बॉल विल बी डायलेटेड, तो ये डायलेट कर गया प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द हर्शफंक डिजीज, शॉर्ट सेगमेंट, इफ इट इन्वॉल्व्स, देखो इसके अब दो प्रकार होते हैं, एक शॉर्ट सेगमेंट हो सकता है, एक लॉन्ग सेगमेंट हो सकता है। तो शॉर्ट सेगमेंट हर्शफंक डिजीज को हम लोग क्यों कहते हैं, इफ इट इन्वॉल्व्स लार्ज इंटेस्टाइन, अगर वो केवल लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है तो उसको शॉर्ट सेगमेंट हर्शफंक डिजीज कहते हैं। अगर वो लॉन्ग सेगमेंट हर्शफंक डिजीज हो गया तो ये इंटायर कोलोन को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। तो जो है, जो पुअर हम लोग का जो खराब है, तो वो लॉन्ग सेगमेंट वाला ज़्यादा खराब केस हम लोग के लिए होगा, क्योंकि वो इंटायर कोलोन को ही कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व इज रेक्टम, ठीक है, इसका सबसे कॉमन साइट क्या है, इसका रेक्टम है, ठीक है ना। तो मोर कॉमन इन मेल्स बेबी, इसका प्रेवलेंस कौन सा है, 1:5000 लाइव बर्ड्स पे था, और इसका प्रेवलेंस जो है मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक। तो जेनेटिक्स की बात करते हैं तो लॉस और अंडर एक्टिविटी ऑफ रेड जीन की, ठीक है ना। रेड जीन आपने अपने कहाँ सुना है, एक और जगह मैं बताऊंगा कि मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में रेड जीन का भी म्यूटेशन होता है, तो यहाँ पे भी रेड जीन का
एक अंडर एक्टिविटी होने लगती है, ठीक है ना, जेनेटिक्स में यहाँ पे रेड जीन की अंडर एक्टिविटी होने लगती है। और इसका जो 10% केस है एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, तो ये डाउन सिंड्रोम के केसेस में भी देखने को मिलता है, उसके 10% केसेस में ज़्यादातर डाउन के केसेस में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो यही ये समझाने की कोशिश किया है कि क्या है, अफेक्टेड पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गया और डायलेटेड पार्ट हो गया। और यहाँ पे डायलेटेड पार्ट में जो ये फ्लूइड होता है, हम लोग अपनी फिजियोलॉजी का जानते होंगे तो मिकोनियम यहाँ के कहते हैं, अगर फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स अब खुद सोचो क्या क्या होगा, खुद सोचो एक बार कि अगर मैं खाना फंस गया तो क्या होगा, ठीक है ना। तो फेलियर ऑफ पैसेज ऑफ मिकोनियम, भाई मिकोनियम का फेलियर ऑफ पैसेज जो है स्टूल ऑफ बेबी को, उसको मिकोनियम क्या होता है, स्टूल ऑफ बेबी होता है, ठीक है ना, वही उसी को मिकोनियम कहते हैं। अपने अगर फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी से पढ़ा होगा कि उसका फेलियर हो जाएगा पैसेज में, वो जा नहीं पाएगा तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, बहुत ही मतलब की चीज़ है, मतलब कि नॉर्मल चीज़ है, आप लोग समझते हो यार, इतना दिमाग लगा सकते हो कि भाई अगर नहीं खाना पास करेगा तो भाई एब्डोमेन जो है हमारा डिस्टेंशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, ठीक है ना। इसको सोचने क्लिनिकल फीचर्स आप कैसे बनाते हो, क्लिनिकल फीचर्स आप पैथोजेनेसिस देख के बनाते हो, ठीक है ना। हमेशा अगर पैथोजेनेसिस आपकी करेक्ट रहेगी तो आपको क्लिनिकल फीचर भी बहुत ही तगड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि फेलियर ऑफ पैसेज हो गया मिकोनियम का, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉन्स्टिपेशन हुआ तो अब क्या होता है कि डायलेशन ऑफ सेगमेंट लीड्स टू थिनिंग ऑफ बाउल वॉल। अब क्या हो गया, अगर वो सेगमेंट जो है कोई भी हमारे सेगमेंट कोई, अच्छा ठीक है, मैं एक बैलून का एग्जांपल कि ये एक बैलून है, ठीक है ना, मैंने इसको फुलाया, ठीक है ना, तो जो उसका वो स्ट्रेच करेगा ना, जो उसकी रबर है वो स्ट्रेच करेगी और वो स्ट्रेच करेगी तो थिन होगी। तो यही कह रहा है, ठीक है ना, डायलेशन ऑफ सेगमेंट लीड्स टू थिनिंग ऑफ बाउल वॉल, ठीक है, समझ में आता है ये चीज़, ठीक है ना। अगर बैलून को तुमने स्ट्रेच किया तो उसकी जो वॉल है, उसका जो रबर है वो थिन होता जाएगा जितना खींचते जाओगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर डायलेशन ऑफ सेगमेंट लीड्स टू थिनिंग ऑफ बाउल वॉल। और सीकम इज मोर प्रोन फॉर रप्चर, रेक्टम में मोस्ट कॉमन होता है और सीकम जो है मोस्ट प्रोन होता है रप्चर के लिए, क्योंकि सीकम ऐसे होता है ना, घुमा हुआ है, तो याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, डायग्नोसिस क्या होगी, कंफर्म बाय रेक्टल सेक्शन बायोप्सी। रेक्टल सेक्शन बायोप्सी से हम लोग इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट रहेंगी और नर्व फाइबर्स जो है हाइपरट्रॉफीड रहेंगे। जो यहाँ के आपके नर्व फाइबर है वो हाइपरट्रॉफीड हो जाएंगे, ठीक है ना। उसको क्योंकि देखो नर्व फाइबर्स को उनको कवर करना है तो इसलिए हाइपरट्रॉफी के स्टेट में वो चले जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आती है ये बात। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस की स्पेशल स्टेन्स किससे किससे हम लोग पहचानेंगे। तो ऐसी दो स्पेशल स्टेन्स याद रखना कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होती है और काल रेटिनिन होता है। अब काल रेटिनिन एक और ट्यूमर का बहुत ही अच्छा मार्कर होता है, तो आपने पढ़ा होगा अपनी लंग पैथोलॉजी में, याद रखना उस चीज़ को। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर किसके लिए होता है, मेसोथेलियोमा के लिए होता है। वो किसके के लिए, मतलब वो किससे रिलेटेड होता है, एस्बेस्टोस से होता है, ठीक है ना। एस्बेस्टोस की जो एम्फीबोल पार्टिकल होते हैं, एम्फीबोल मतलब सीधे पार्टिकल, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए ये समझ लो कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है नॉर्मल पर्सन में एब्सेंट रहेगा और हर्शबर्ग डिजीज में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। हर्शबर्ग डिजीज ज़्यादा प्रेजेंट रहा बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी ऑफ नर्व फाइबर्स। वहाँ पे उसको कवर करने जो ए गैंग्लियोनिक एरिया है उसको कवर करने के लिए हाइपरट्रॉफी हो जाएगी नर्व फाइबर्स की, तो वहाँ पे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे जो काल रेटिनिन है हमारा, काल रेटिनिन नॉर्मल इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है, हर्शबर्ग डिजीज में नहीं होता। अब काल रेटिनिन एक और ट्यूमर का मार्कर होता है, एक बार याद रखना उस चीज़ को कि वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, मेसोथेलियोमा में, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़ के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना वीडियो को, और थैंक यू। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।